एक सफेद फोर्ड फिगो कार, एक उभरती हुई पंजाबी गायिका और मेकअप आर्टिस्ट, जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 1,24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। हाँ बिल्कुल। और वो आम दिनों की तरह अपने घर से निकलती है। मतलब मकसद बिल्कुल छोटा सा था, घर के लिए कुछ राशन लाना। असल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उसका आखिरी सफर होगा। सही कहा। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हम एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करने वाले हैं जो क्राइम की दुनिया में एक नया लेवल सेट करता है। क्योंकि 6 दिन बाद इस महिला की चोटिल और गली सड़ी लाश एक नहर के ठंडे पानी में तैरती हुई मिलती है। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। हाँ, और आज का हमारा मकसद सिर्फ एक खबर सुनाना नहीं है। हम उन स्रोतों का विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल डे अचानक एक भयानक थ्रिलर में बदल गया। एकदम सही। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि हम उस शाम की तरफ चलते हैं जहां से इस पूरे तानाबाने की शुरुआत हुई थी। हाँ, तो इस तानाबाने को समझने के लिए ना हमें क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन देखनी पड़ेगी। तारीख थी 13 मई 2026। ओके। लुधियाना का जमालपुर इलाका, जिसे लोग जीटीबी नगर भी कहते हैं, शाम के लगभग 6:30 से 8:30 बजे के बीच का वक्त था। मतलब काफी भीड़ भाड़ वाला टाइम। बिल्कुल। इंदर कौर, जिन्हें उनके फैंस यशिंदर कौर के नाम से जानते थे, वो अपनी कार में राशन लेने निकलती हैं। और इंदर कोई आम नाम तो था नहीं। उन्होंने सोने दी चिड़ी और सोना लगदा जैसे बहुत हिट गाने दिए थे। हाँ, पर स्रोत बताते हैं कि पिछले 5 सालों से उन्होंने संगीत छोड़ दिया था। उन्होंने अपना एक बुटीक और मेकअप स्टूडियो शुरू कर लिया था। यानी वो एक आत्मनिर्भर महिला थी जो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी रही थी। सही बात है। पर अचानक उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो वापस नहीं आती। बाप रे, ये हिस्सा तो किसी सस्पेंस फिल्म के सीन जैसा लगता है। सोच कर देखिए, एक भारी भरकम शहर है जहां ट्रैफिक है, दुकानें खुली हैं। हाँ, और वहां से एक जानी मानी हस्ती अपनी गाड़ी सहित गायब हो जाती है। यही तो। आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके से कोई अचानक हवा में कैसे गायब हो सकता है? परिवार वाले तो बहुत परेशान हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। जब अपनी खोज से कुछ हासिल नहीं हुआ तो 15 मई को इंदर के भाई जोटिंदर सिंह ने पुलिस में किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा, तो क्या उन्होंने किसी पर शक जताया था? हाँ, उन्होंने इस एफआईआर में सीधे तौर पर एक नाम नामजद किया। मोगा का रहने वाला सुखविंदर सिंह, जिसे सूखा भी कहा जाता था, और उसके एक साथी करमजीत सिंह का नाम। मतलब परिवार को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। परिवार और स्रोतों का दावा है कि उन्होंने पुलिस को एक सटीक दिशा दी थी। उनका आरोप है कि अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती ना, तो शायद हालात कुछ और होते। ये तो हमारे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस की सुस्ती की वजह से वक्त निकलता जा रहा था और एक तरफ मीडिया और फैंस का दबाव बढ़ रहा था। फिर आती है 19 मई की सुबह, जो पूरे केस को एक भयानक मोड़ दे देती है। ओह, क्या हुआ था उस सुबह? मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे लुधियाना के पास नीलो नहर है, जिसे सरहिंद नहर भी कहते हैं, वहां पुलिस को एक जानकारी मिलती है। नहर के पास? हाँ, पानी के अंदर एक कार डूबी हुई मिलती है, और ये वही सफेद फोर्ड फिगो थी। मतलब गाड़ी मिल गई, पर इंदर कहाँ थी? वही तो सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। जब कार बाहर निकाली गई तो उसके अंदर खून के निशान मिले। खून के निशान? इसका मतलब ये कि कोई आम एक्सीडेंट नहीं था? बिल्कुल नहीं। खून मिलने का सीधा सा मतलब था कि इंदर को कार के अंदर ही गोली मारी गई थी या किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर उस कार के मिलने की जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर इंदर कौर की बुरी तरह खराब हो चुकी लाश बरामद होती है। ये बेहद दुख की बात है। पर एक चीज है, मर्डर के बाद लाश को नहर में ही क्यों फेंका गया? देखिए, क्रिमिनोलॉजी के नजरिए से देखें तो बहता हुआ पानी सिर्फ एक लाश को नहीं छुपाता, वो सबूत मिटाने का सबसे बड़ा टूल है। अच्छा, जैसे खून के निशान या डीएनए? एकदम सही। क्रिमिनल्स जानते हैं कि पानी फिंगरप्रिंट्स और डीएनए को धो डालता है, और लाश पानी में बहुत तेजी से डीकंपोज होती है, जिसे मैसरेशन कहते हैं। तो इससे फोरेंसिक टीम को मौत का वक्त पता लगाने में मुश्किल होती होगी। सही पकड़ा। ये दर्शाता है कि कातिल ने पहले से पूरी स्टडी की थी। ये कोई गुस्से में आकर किया गया मर्डर नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एकदम सटीक प्लानिंग। पर वेट, यहाँ एक बहुत बड़ी रेड हेरिंग है ना? हाँ, सबसे बड़ी उलझन वही थी। क्योंकि जिस सुखविंदर सिंह पर परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, स्रोत बताते हैं कि वो तो ऑफिशियली कागजों पर कनाडा में बैठा था। यही तो सबसे हैरानकुन बात है।
अगर मुख्य आरोपी हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में है, तो 13 मई को लुधियाना में गोली किसने चलाई? वही ना, आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बात यहाँ तक पहुँच गई? देखिए, इनकी दोस्ती करीब 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। आजकल तो डिजिटल दोस्ती आम बात है। हाँ, पर जब इंदर के सामने असलियत आई तो कहानी बदल गई। इंदर एक बहुत आत्मनिर्भर और समझदार महिला थी। जब उसे पता चला कि सुखविंदर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, तो जाहिर सी बात है उसने रिश्ता तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। उसने सुखविंदर के शादी के प्रस्ताव को साफ शब्दों में ठुकरा दिया। और यही वो ना थी जिसे सुखविंदर का अहंकार हजम नहीं कर पाया। ये वही पुरानी टॉक्सिक मानसिकता है ना, कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। एकदम सही। मनोविज्ञान में इस स्थिति को नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा जाता है। नार्सिसिस्टिक इंजरी, तो समझाएंगे इसको? जब एक बेहद अहंकारी इंसान को अचानक रिजेक्ट किया जाता है ना, तो उसका ईगो टूटने लगता है। एक ठुकराया हुआ प्रेमी आमतौर पर ऑब्सेसिवली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर यहाँ तो जुनून सरहदें पार कर गया। उसने सोच लिया कि इंदर को रास्ते से ही हटाना है। हाँ, ये बदला लेने की भावना इतनी हावी थी कि वो कुछ भी करने को तैयार था। पर एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर वो कनाडा में था तो उसने अपना काम कैसे किया? नॉर्मल लॉजिक तो ये कहता है कि वो किसी सुपारी किलर को पैसे दे देता। वही तो, वो हिटमैन हायर कर सकता था। अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं थी। एग्जैक्टली। तो अगर उसने किसी को हायर नहीं किया तो वो लुधियाना की भीड़ में पहुंचा कैसे? यही इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला इंटरनेशनल ट्विस्ट है। ओह, तो क्या उसने खुद? हाँ, सुखविंदर ने किसी सुपारी किलर को नहीं भेजा था। वो खुद कनाडा से भारत आया था। बाप रे, खुद आया था? हाँ, और उसने बहुत चालाकी से टाइमलाइन बनाई। स्रोत बताते हैं कि 29 अप्रैल को वो कनाडा से सीधे दिल्ली या पंजाब की फ्लाइट नहीं लेता, क्योंकि वहां उसका नाम राडार पर आ जाता। तो उसने क्या किया? वो कनाडा से काठमांडू यानी नेपाल के लिए फ्लाइट लेता है और 1 या 2 मई के आसपास वो नेपाल के बॉर्डर के रास्ते चुपचाप पंजाब में दाखिल होता है। 1 मिनट, नेपाल से क्रॉस बॉर्डर करके इंडिया, बिना किसी पासपोर्ट स्टैंप के? बिल्कुल। वो मोगा पहुंचकर 2 अलग-अलग टैक्सियां किराए पर लेता है ताकि किसी को शक ना हो। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत बड़े किले का सामने का दरवाजा आपने बंद कर रखा है पर पिछला दरवाजा पूरा खुला छोड़ दिया है। सही एनालॉजी है। भारत और नेपाल के बीच का ओपन बॉर्डर और वीजा फ्री ट्रैवल एक ऐसा बड़ा लूप होल है जिसका फायदा इस तरह के अपराधी भूत की तरह मूवमेंट करने के लिए उठाते हैं। ये सच में दिमाग खराब कर देने वाली बात है। फिर लुधियाना पहुंचकर उसने क्या किया? उसने अपने पिता प्रीतम सिंह और पुराने साथी करमजीत सिंह के साथ मिलकर एक किडनैपिंग स्क्वाड तैयार किया। 13 मई को वो सब इंदर को गन पॉइंट पर किडनैप करते हैं। उसी सफेद फोर्ड फिगो में? हाँ, उसी रात वो उसकी हत्या करते हैं और लाश और कार को नीलो नहर में फेंक देते हैं। और उसके बाद क्या वो पकड़ा गया? नहीं, सबसे बड़ा झटका तो ये है कि उसी रात वो वापस उसी नेपाल के रास्ते फरार हो जाता है और अगली फ्लाइट लेकर कनाडा पहुंच जाता है। क्या एक हत्या होती है और हत्यारा उसी रात 2 देशों की सरहदें पार करके कनाडा वापस पहुंच जाता है? हाँ बिल्कुल, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रैकिंग पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एक आम इंसान के लिए बॉर्डर क्रॉस करना इतना लंबा प्रोसेस होता है और एक कातिल आराम से निकल जाता है। यही सबसे चिंता की बात है। पुलिस ने बाद में उसके पिता और साथी को तो पकड़ लिया, पर मुख्य आरोपी का इस तरह भाग निकलना पूरे सिस्टम की नाकामी है। सच में सिस्टम पर एक बड़ा धब्बा है। पर क्या ऐसी घटना पहली बार हुई है? नहीं, जब हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो और भी डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आते हैं। इंदर कौर अकेली नहीं है। आपका मतलब है और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ, स्रोत इस केस को 2 और प्रमुख मामलों से जोड़ते हैं जो पिछले 2 सालों में हुए हैं। अच्छा, कौन से केसेस? पहला केस था दिव्या पाहुजा का। उन्हें गुरुग्राम के एक होटल में गोली मारी गई थी और उनकी लाश को छुपाने के लिए हत्यारों ने पंजाब की भाखरा नहर का इस्तेमाल किया। ओह, भाखरा नहर, फिर वही पानी वाली थियरी? बिल्कुल। और दूसरा केस हरियाणा की एक मॉडल सिम्मी चौधरी का था, जिन्हें शीतल भी कहा जाता था। उनकी लाश सोनीपत के पास रिलायंस नहर से बरामद हुई थी। बाप रे, मतलब दिव्या, सिम्मी और अब इंद्र कौर, इन तीनों केसेस में कितनी अजीब समानता है। हाँ, ये तीनों ही एंटरटेनमेंट या इन्फ्लुएंजा इंडस्ट्री से जुड़ी थी। ये अपना नाम खुद बना रही थी और इन सबके मर्डर में आपसी विवाद, ठुकराया गया अहंकार और नहर का इस्तेमाल शामिल है। ये एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न है। ऐसा लगता है जैसे हमारे समाज में इंडिपेंडेंट औरतों को मिटाने का एक टेम्पलेट बन गया है। सही कहा। एक ज्योग्राफी टूल जैसे कि नहर अब क्राइम के लिए एक सिस्टेमिक टूल बन चुकी है।
इन हथियारों को लगता है कि नहर की वजह से सिस्टम उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये बताता है कि जब एक औरत नो कहती है तो अहंकार उसे मिटा देने को आसान समझता है, और जब कनाडा से नेपाल वाला लूपहोल मिल जाए तो उन्हें लगता है कि वो अनटचेबल है। बिल्कुल। इसलिए इंद्र की कहानी एक आईना दिखाती है। एक इंस्टाग्राम के मैसेज से शुरू हुआ सफर, नेपाल का बॉर्डर, और आखिर में एक नहर का ठंडा पानी। ये केस ये साबित करता है कि आवाजें उठाना आसान है, पर आवाज को दबा देने के तरीके कितने खतरनाक हो चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर हम क्या सीखते हैं? हमारी ऑनलाइन दुनिया लगती बहुत सुरक्षित है ना। हाँ, एक स्क्रीन होती है हमारे और सामने वाले के बीच। हाँ, पर उस स्क्रीन के पीछे वाले इंसान के दिमाग को तो हम नहीं पढ़ सकते। हम नहीं जानते कि कौन अपने हर्ट ईगो के लिए 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके आएगा, प्यार जताने नहीं बल्कि जान लेने। वही तो, जब डिजिटल दुनिया का खतरा फिजिकल दुनिया में आता है तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम सच में हमें बचा सकता है? और सबसे डरावना सवाल जो आज हमें खुद से पूछना चाहिए वो यही है, क्या सचमुच हमारा कानूनी ढांचा इतना खोखला है कि कोई एक मासूम की जान लेकर उसी रात एक खुले दरवाजे से दूसरे देश निकल जाए? और हमारी पुलिस बस पानी में बहते हुए सबूत ढूंढती रह जाए? ये पूरी पड़ताल यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमारे आसपास की सुरक्षा पर एक लंबा सवालिया निशान छोड़ जाती है। इस सोच के साथ आगे की ऐसी ही बेहद ज़रूरी और गहरी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।